रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, जैसे एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है, एनटीपीसी की वैकेंसी निकलती है और आरआरबी जेई की वैकेंसी निकलती है, आरपीएफ एसआई की वैकेंसी निकलती है, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है और साथ के साथ लेवल 1 यानी ग्रुप डी की भी वैकेंसी निकलती है। मैं आपको बता दूं कि आरआरबी ग्रुप डी में फॉर्म भरने वालों की संख्या बाकी एग्जाम से सबसे ज्यादा होती है। पिछली बार आरआरबी ग्रुप डी में लगभग 1 लाख वैकेंसी आई थी और इस 1 लाख वैकेंसी के लिए लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया हुआ था। ये जो भी बच्चे होते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करने वाले, इसका जो लेवल रहता है वो 10वीं और आईटीआई पास वाले बच्चों के लिए रहता है। तो जो भी बच्चे दूर दराज गांव से बिलोंग करते हैं, जहां पे एजुकेशन का स्तर बहुत ज्यादा नहीं है, जहां पे नौकरियां बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, ऐसे बच्चे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करते हैं और सिलेक्शन की चाह रखते हैं कि किसी भी तरीके से उनको एक सीट पक्की हो जाए और उनकी जो दिनचर्या है, उनकी जो फैमिली का खर्चा है, वो किसी ना किसी तरीके से उठा सकें। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। ऐसे उन सभी बच्चों के लिए मेरा ये वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आप सभी बच्चों के लिए, जो भी बच्चे ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां पे एजुकेशन को अफोर्ड कर पाना बड़ा मुश्किल है, उन सभी बच्चों के लिए मैथ का एक कंप्लीट लाइव फ्री बैच लेकर आया हूं। ये बैच आपको कैसे मिलेगा, कहां पर मिलेगा, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। जो भी बच्चे ग्रुप डी एग्जाम का फॉर्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं, उन सभी बच्चों को मैं आपको बता दूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, मतलब अगर आपको इस नौकरी में एक सीट लेनी है, तो सीट पक्की करने के लिए क्या क्या बातें आपको मालूम होना चाहिए। अगर वो बातें आपको मालूम है तो आप बड़ी आसानी से एग्जाम में सिलेक्शन ले लोगे, लेकिन अगर वो बातें आपको नहीं मालूम है तो एग्जाम में सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ऑफिशियल सिलेबस क्या है, भाई आपने फॉर्म तो भर लिया लेकिन आपको सिलेबस ही नहीं मालूम है कि पढ़ना क्या है। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि पढ़ना क्या है तो आप पढ़ोगे कैसे, और अगर आप फिर सही चीज पढ़ोगे नहीं तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन कैसे होगा। बहुत सारे बच्चों को एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं मालूम होता, बहुत सारे बच्चों को एक्चुअल कंटेंट नहीं मालूम होता कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, बहुत सारे बच्चों को सही तरीका नहीं मालूम होता कि क्या सही तरीका फॉलो करने से उनका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस है बहुत लंबा पढ़ाने का, बच्चों को गाइड करने का। मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ा रखे हैं, गाइड कर रखे हैं, चाहे वो एसएससी के हो चाहे वो रेलवे के हो। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे एसएससी और रेलवे के डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। तो आप सभी बच्चों को भी मैं बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूं, बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें अंत तक जरूर देखिएगा और बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है उन्नति सिंह और आज की इस वीडियो में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं, जो ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, भर्ती प्रक्रिया होती है, वो 3 स्टेज में होती है। पहले स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब रिटन एग्जाम होता है, जिसमें आपके मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस और जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में जब आप यहां पे सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका फिजिकल होता है, और फिजिकल होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है, और मेडिकल होने के बाद में आपको नौकरी मिल जाती है। ये हो गया सिलेक्शन प्रोसीजर की बात। लेकिन इसमें जो सबसे पहला स्टेज है वो है आपका रिटन एग्जाम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रखता है, क्योंकि अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आगे के प्रोसेस में बढ़ नहीं पाओगे। तो रिटन एग्जाम में सबसे पहले आपको समझना है कि क्या क्या ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है। पहले ओवरव्यू देखना है, फिर उसके अंदर का कंटेंट देखना है। अगर मैं बात करूं तो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है। जनरल साइंस का मतलब जो बच्चे सामान्य विज्ञान को समझते होंगे, सामान्य ज्ञान। एग्जाम में आपको 25 क्वेश्चन का पूछा जाता है और इसके लिए हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलते हैं, मतलब ये 25 नंबर का होता है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 नंबर का होता है। रीजनिंग आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 नंबर का होता है। जीके, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 नंबर के होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा जो एग्जाम होता है ये 100 प्रश्नों का होता है और इसमें 100 नंबर मिलते हैं। माइनस मार्किंग भी होती है 1/3 की। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 1/3 मार्क्स काट भी लिया जाता है। और इस पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको मात्र 90 मिनट का समय मिलता है। इस 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब आपको यह समझना है कि समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। मतलब एक क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 1 मिनट का समय भी नहीं मिल रहा है। अगर आपको 1 मिनट का समय भी नहीं मिल रहा है, उसी समय में आपको प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न को समझना है, प्रश्न को हल करना है और प्रश्न का उत्तर भी देना है उसी 1 मिनट के समय, और 1 मिनट से भी कम का समय। तो आपको एक बात समझनी होगी कि गति, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। और जो भी बच्चे 10वीं लेवल की पढ़ाई करके आए होते हैं या आईटीआई करके आए होते हैं, उन बच्चों को ये आइडिया नहीं होता कि इस 90 मिनट में इन 100 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, कैसे किया जाए।
कैसे प्रश्न आते हैं, तो इन सारी चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। और जब आप तैयारी शुरू करो तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करो, ताकि आपके सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं इन सबकी बात करूं तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की। लेकिन इससे भी पहले जो भी बच्चे, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है। फिर अगला स्टेज यह है कि भाई जब पिछली बार एग्जाम हुआ था तो कौन से लोग सेलेक्ट हुए थे, कैसे सेलेक्ट हुए थे, कितने नंबर पे सेलेक्ट हुए थे, इसका भी इंफॉर्मेशन होना बड़ा जरूरी है, ताकि हमको एक तैयारी की सही दिशा मिल सके। हाँ भाई हम तैयारी करने जा रहे हैं, लेकिन कितना स्कोर करने पर सिलेक्शन हो जाता है, ताकि मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा स्कोर कर लूं और मेरा भी सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो मैं बता दूं, पिछली बार जो ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसमें मैंने कट ऑफ बना रखे हैं सभी जोन वाइज। अगर आप देखोगे कैटेगरी वाइज भी बना रखा है, यूआर का अलग है, ओबीसी का अलग है, ईडब्ल्यूएस का अलग है, एससी का अलग है, एसटी का अलग है। अगर मैं यूआर कैटेगरी के लिए बात करूं तो ये सारे के सारे नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, और ये वो कट ऑफ है जिन पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब सेकंड स्टेज में बच्चों को जाने का मौका मिला था। अगर आप कट ऑफ को देखोगे तो ये सारे के सारे जोन के लिए अलग अलग, जोन के लिए अलग अलग कट ऑफ है। अगर इसमें भी मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ की बात करें कि किस जोन से मिनिमम और किस जोन से मैक्सिमम, और कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम कट ऑफ गया था, तो सबसे कम जो कट ऑफ गया था वो सिकंदराबाद जोन से गया था, लगभग 57 नंबर गया था। और सबसे अधिक से अधिक कट ऑफ गया था चंडीगढ़ का, लगभग 71 नंबर कट ऑफ गया था। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सिलेक्शन पक्का करना है तो जो ज्यादा से ज्यादा वाला स्कोर है, इससे भी थोड़ा सा ज्यादा नंबर टारगेट करके चलो। जैसे 75 नंबर टारगेट कर लो, अगर 75 नंबर आप स्कोर कर लेते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से अगर ओबीसी कैटेगरी के लिए देखोगे तो गुवाहाटी से सबसे कम कितना गया था, 50 नंबर के आसपास, और कोलकाता से गया था लगभग 66 नंबर के आसपास। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी मैंने कट ऑफ बना रखा है। चेन्नई से सबसे कम गया था लगभग 40 नंबर, और चंडीगढ़ से गया था लगभग 56 नंबर का कट ऑफ। तो जो बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको मालूम होना चाहिए कि कितना नंबर हमको स्कोर करना है ताकि हमारा सिलेक्शन पक्का हो सके। इसी तरीके से एससी और एसटी का भी है। अगर आप एससी का देखोगे तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया था लगभग 46 नंबर सिकंदराबाद से, और हाईएस्ट कट ऑफ गया था चंडीगढ़ से लगभग 60 नंबर। तो आपको इससे थोड़ा सा ज्यादा टारगेट करके रखना है कि इससे थोड़ा सा ज्यादा अगर हमारा स्कोर बन जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एसटी के लिए देखोगे तो इलाहाबाद से सबसे कम कट ऑफ गया था, और सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गया था वो अजमेर से गया। ये हमारा हो गया पिछले साल जो नंबर पे कट ऑफ हुआ था। मतलब अगर आप तैयारी करने जा रहे हो तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो इससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी पढ़ाई को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, इस तरीके से मैनेज करना है, इस तरीके से प्लानिंग करनी है, इस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है कि आपका जो स्कोर है किसी भी कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा कट ऑफ गया उससे भी ऊपर होना चाहिए। धीरे धीरे जिन बच्चों को ये कट ऑफ के बारे में आइडिया नहीं लगेगा, जब पढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस जोन में इतना कट ऑफ ज्यादा क्यों गया है, किस जोन में इतना कट ऑफ कम क्यों गया है। अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी होती हैं, ज्यादा किसी किसी जोन में ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, किसी किसी जोन में कम बच्चे अप्लाई करते हैं वैकेंसी के हिसाब से। तो इसीलिए अलग अलग जोन का कट ऑफ ज्यादा और कम होता रहता है। धीरे धीरे आपको बातें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो का मुद्दा था कि जो भी आपकी क्लासें हैं मैथमेटिक्स, अगर आपको उसको पढ़ना है तो उसका सिलेबस क्या है, क्या पूछा जाएगा एग्जाम में। अगर मैं बताऊं तो ऑफिशियल सिलेबस में ये सारा का सारा चैप्टर लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, एलिमेंट्री स्टैटिक है, स्क्वायर रूट है, एज है, कैलकुलेशन है, कैलेंडर है, क्लॉक है, पाइप है, सिस्टम है। ये जो कैलेंडर और क्लॉक है ये रीजनिंग वाले सिलेबस में भी रहता है, तो ज्यादातर इसको रीजनिंग बच्चे रीजनिंग में पढ़ते हैं, मैथ में इसको नहीं पढ़ते। और एक्सेट्रा में कई सारे चैप्टर जैसे आपके रह गए हैं वो भी इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं हिस्टोग्राम है, पाई है, डीआई है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जो आपके यहाँ पे लिखे नहीं होते, जैसे एपीजीपी एचपीबी इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कभी कभी एक आध सवाल आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एडिशनल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके ऑफिशियल सिलेबस में तो नहीं लिखा है लेकिन एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। इसका आइडिया आपको तभी लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे, तो फिर आपको समझ में आएगा अच्छा ये सवाल पूछे जाते हैं, ये सवालों का लेवल रहता है, ये सारी की सारी चीजें आपको धीरे धीरे मालूम होती रहेंगी। वैसे यहाँ पे कम चैप्टर्स लिखे हुए हैं लेकिन इसके अंदर चैप्टर के अंदर भी कई सारे अलग अलग तरीके के, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में 4
अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन के भी सवाल आते हैं, बोट एंड स्ट्रीम के भी सवाल आते हैं, सर्कुलर मोशन या सर्कुलर रेस के भी सवाल आते हैं, रेस के भी सवाल आते हैं। इसी तरीके से टाइम एंड वर्क में टाइम एंड वर्क के सवाल आते हैं, वर्क एंड वेजेस के सवाल आते हैं, पाइप एंड सिस्टम के सवाल तो अलग से इसमें लिखे हुए हैं। अगर बात करें मेंसुरेशन में भी आपके दो तरीके से हो गए, 2D मेंसुरेशन हो गया, 3D मेंसुरेशन हो गया। 2D मेंसुरेशन में वृत्त के सवाल हो गए, चतुर्भुज के सवाल हो गए, त्रिभुज के सवाल हो गए। 3D मेंसुरेशन में आपके क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम, स्फेयर, हेमिस्फेयर, प्रिज्म, पिरामिड, इनके सवाल हो गए। ज्योमेट्री में भी ऐसे लाइन एंड एंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, इनके सवाल आते हैं। मतलब अगर चैप्टर के अंदर बढ़ोगे, अलजेब्रा में आओगे तो अलजेब्रा में भी बहुत सारे वेरिएबल हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, स्क्वायर वाले क्वेश्चन हो गए, क्यूब वाले क्वेश्चन हो गए, दो वेरिएबल के स्क्वायर, दो वेरिएबल के क्यूब, तीन वेरिएबल के स्क्वायर, तीन वेरिएबल के क्यूब, x प्लस 1/x टाइप के सवाल हो गए, पॉलिनोमियल हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, बहुत सारा अंदर कंटेंट मिलेगा। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अच्छा इस चैप्टर से या इस टाइप के ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इस टाइप के कम सवाल पूछे जाते हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चों को मैंने गाइड कर रखा है, पढ़ा रखा है, बहुत सारे बच्चे मेरे सिलेक्टेड हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत आसानी से सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर मैं बात करूं, ये जो हमारी क्लास होने वाली है, जो फ्री बैच होने वाला है, जिसमें मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं, इसमें किस तरीके से मैं आपको क्लासें दूंगा, इसके बारे में आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे जो भी सिलेबस लिखा हुआ है, इनको मैंने क्या किया कि और थोड़ा सा डिटेल में चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और हर चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको कितना समय लगेगा उसके लिए समय मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे अगर हम लोग नंबर सिस्टम की बात करें तो काफी बड़ा सा चैप्टर होता है, इसमें कई सारे होते हैं, डिविजिबिलिटी होता है, रिमाइंडर थ्योरम होता है, यूनिट डिजिट होता है, ट्रेलिंग जीरोस होता है, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं, डिजिट सम होता है, कई सारे कैलकुलेशन से रिलेटेड सवाल होते हैं, प्राइम नंबर होता है, क्लासिफिकेशन होता है। तो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो 6 दिन का समय लगभग लगभग इसको लगेगा पढ़ने में। इसी तरीके से बोर्ड मास है, बोर्ड मास का जो पार्ट है ये कई सारे अन्य चैप्टर में इंक्लूडेड रहता है। बोर्ड मास को अलग से अगर हम पढ़ें तो 2 दिन लगेगा, लेकिन इसका जो पार्ट है ये डेसिमल में भी आएगा, इसका जो पार्ट है फ्रैक्शन में भी आएगा, इसका जो पार्ट है सर्ड इंडिसेस में भी आएगा। तो ये सारे के सारे मिला के लगभग लगभग आप इसको एक तरीके से सरलीकरण का सारा पार्ट समझ सकते हो, जिसमें आपका बोर्ड मास हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, सर्ड इंडिसेस हो गया, ये सब सरलीकरण के पार्ट हो गए। और इनमें लगभग लगभग हमारा टोटल 4 दिन का समय लगेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग एलसीएम एसएफ की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका अलग से सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और यूज भी बहुत ज्यादा आगे के चैप्टर्स में रहता है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जी ऐसा चैप्टर बताओ जिससे सवाल सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहले वही पढ़ लूं। मैं आपको बता दूं, यहां पर लगभग लगभग 20-25 टॉपिक पीछे लिखे हुए हैं, और यहां मैं लगभग लगभग 29-30 टॉपिक लेकर आया हूं, और आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर 25 क्वेश्चन को आप 29 और 30 टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो भी आपको मालूम चलेगा कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते। मतलब कुछ कुछ टॉपिक से एक सवाल आता है और कुछ टॉपिक से सवाल भी नहीं आते। इस शिफ्ट में नहीं आएगा, अगला शिफ्ट में आ जाएगा। मतलब ये आप पता नहीं कर पाओगे कि आपके शिफ्ट में आएगा कि आपके शिफ्ट में नहीं आएगा। जैसे नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने दिन बड़े करके रखे हैं, उससे सवाल भी ज्यादा आते हैं। नंबर सिस्टम से 1 से 2 सवाल आ जाएगा, बोर्ड मास से इन सबसे मिला के 2 से 3 सवाल आ जाएंगे, फिर एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 सवाल आ जाता है, परसेंटेज से 1 से 2 सवाल आ जाएगा। अब जैसे ये रेशियो है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर एलिगेशन है, ये सारे के सारे चैप्टर रेशियो से कनेक्टेड है। इसी में हमारा एज भी हो गया। एज, आपका एज में 2 तरीके के सवाल बनते हैं, एक प्योर एज के सवाल बनते हैं, एज और रेशियो मिला के बनते हैं, एज और एवरेज मिला के बनते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एज का सवाल एवरेज से मिला के दे देगा, एज का सवाल रेशियो से मिला के दे देगा। सब चैप्टर पढ़ना बड़ा जरूरी है, कोई भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते हो। अगर आप, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कट ऑफ दिखाया, आपको कंपटीशन का आइडिया हो रहा होगा कि 100 नंबर में 70 नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है। तो 70 नंबर लाने के लिए कितना स्कोर करना होगा ये आपको सोचना पड़ेगा। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं वो आपके मैथ और रीजनिंग ही होते हैं। जीके में बहुत ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं, क्योंकि कितना भी, मतलब जीके बहुत वास्ट सिलेबस होता है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, खत्म भी नहीं होता, और जो पढ़े वो एग्जाम में आए उसका भी चांस नहीं। मतलब अगर क्वेश्चन पढ़ रखा है तभी कर पाओगे, नहीं पढ़ रखा है तो नहीं। कम से कम मैथ और रीजनिंग में चांस रहता है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो सवाल को हल कर सकते हो, ठीक। और यहां पर 100% स्कोर होने के चांसेस रहते हैं, मतलब आप 25 में 25 स्कोर कर सकते हो मैथ में, और इसी तरीके से रीजनिंग में 30 में 30 भी स्कोर कर सकते हैं। ये सारे के सारे चैप्टर मैंने दे रखे हैं। अगर आप इधर से देखोगे तो ये सारे के सारे लगभग लगभग अर्थमेटिक के चैप्टर हैं। बहुत सारे लोग नंबर सिस्टम, एलसीएम, एसएफए एडवांस में रखते हैं। अपने को फर्क नहीं पड़ता कि चैप्टर को हम एडवांस में बोले या अर्थमेटिक में बोले, अपने को तो ये समझना है कि ये चैप्टर पढ़ने में कितना समय लगेगा और इस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं, ठीक।
इसी तरीके से आगे अगर हम लोग बात करें तो देखो इसमें बहुत सारे चैप्टर है, नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, सर्ट्स एंड इंडिसेस है, एलसीएम है, सीएफ है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर एलिगेशन है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे भी एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। एवरेज है, टाइम एंड वर्क से बहुत ज्यादा सवाल, मतलब अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है, इसके बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से पाइप एंड सिस्टम के भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल आते हैं, बहुत अच्छे लेवल के सवाल आते हैं, ऐसे लेवल के सवाल आते हैं जो दूसरे एग्जाम में एकदम हाईएस्ट लेवल के जो एग्जाम होते हैं, ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम, एसएससी, उसमें ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, इस लेवल के सवाल इसमें पूछ लेते हैं। इसी तरीके से टाइम, स्पीड, डिस्टेंस है, ट्रेन है, बोट स्ट्रीम है, रेस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इससे भी आपके सवाल एग्जाम में मिलते हैं और बढ़िया लेवल के सवाल मिलते हैं। इसके अलावा अगर एडवांस में बात करें तो अलजेब्रा में बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है, 7 दिन लगेगा। ज्योमेट्री उससे भी बड़ा चैप्टर है, लगभग 10 दिन लगेगा। टिग्नोमेट्री भी अलजेब्रा के बराबर का समय लेगा। 2D मेंसुरेशन में ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, 3 तरीके के सवाल हो गए। और 2D मेंसुरेशन जो है ना, अगर आप ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो 2D मेंसुरेशन का आधा पार्ट से ज्यादा पार्ट आप ज्योमेट्री में कवर कर चुके होगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। 2D मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पढ़ लिया तो 3D मेंसुरेशन में बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं हर डायग्राम के लिए। जैसे क्यूब क्यूबाइड पढ़ोगे तो 3 फॉर्मूला, सिलेंडर के लिए पढ़ोगे तो 3 फॉर्मूला, कोन के लिए पढ़ोगे तो 3 फॉर्मूला, स्फीयर के लिए पढ़ोगे तो 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूले होते हैं। और ओवरऑल पूरा पूरा मेंसुरेशन मिला लोगे तो कम से कम 30-40 फॉर्मूले में पूरा का पूरा मेंसुरेशन खत्म हो जाता है। और फिक्स टाइप के सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होते इसमें। इसी तरीके से स्टैटिक्स में आ जाता है आपका मीन, मीडियन, मोड, माध्यमातिका, बहुलक, इससे भी रिलेटेड सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी दिया नहीं है सिलेबस में, लेकिन एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी आता है, बहुत ज्यादा ग्रुप डी के सिलेबस में नहीं आता है, एनटीपीसी के एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, ग्रुप डी में कम पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट से भी कभी कभी सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते, लेकिन ये सारे के सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। देखो यार, एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना है तो एक चीज आप इंश्योर कर लो, सिलेबस पूरा होना चाहिए। अगर ये सारे के सारे टोटल करोगे तो लगभग लगभग 90 दिन लगेंगे, यहाँ पे 90 डेज का ये प्लान है। तो 90 दिन में मैं पूरा का पूरा आपको मैथ कंप्लीट करा दूंगा। जो भी बच्चे रेलवे में ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक चीज पक्का कर सकते हो, मैथ में 25 में 25 नंबर। अगर आप ये सारी की सारी क्लासेस रेगुलर फॉलो करोगे तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका एक क्वेश्चन भी छूटेगा तो आपको खलेगा, एक भी क्वेश्चन मैं आपका छूटने नहीं दूंगा। सिलेक्शन का वादा मेरा है, बस क्लास को फॉलो करने का वादा आपको करना पड़ेगा कि ठीक है सर, मैं आज कसम खाता हूं, वादा करता हूं कि ये सारी की सारी 90 क्लासें मैं आपकी फॉलो करूंगा और देखूंगा कि क्या आपके क्लास के क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं। ठीक, इसके अलावा सिर्फ मैथ की ही क्लासें नहीं, इसके अलावा मैंने बाकी सारी क्लासेस भी स्टार्ट कराई हैं। कल से रेगुलर बेसिस पे मैथ की क्लास मिलेगी, मैथ के अलावा आपको जीके की क्लास मिलेगी, जीके के अलावा आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर जी मैथ का तो फ्री बैच मिलेगा, बाकी का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सारे सब्जेक्ट का भी मैंने फ्री बैच करा दिया है, जीके जीएस का भी, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, सारा का सारा आपको मिल जाएगा। मैं जीके जीएस से क्लास स्टार्ट होगी शाम को 4 बजे, और मैथ की अपनी जो क्लास स्टार्ट होगी शाम को 5 बजे स्टार्ट होगी, रीजनिंग की क्लास जो स्टार्ट होगी शाम को 6 बजे स्टार्ट होगी, और साइंस की क्लास चलती है शाम को 8 बजे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी ये तो बता दो मिलेगा कहां? तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो कंटेंट है ये सारा का सारा मिलने वाला है बिल्कुल फ्री, और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम्स पे। इसके लिए आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर सारा का सारा कंटेंट आपको इसी यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम्स पे मिल जाएगा। सारा का सारा कंटेंट मिलेगा। मैं एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो हमारी क्लासें होनी है ये ऐसे ही कोई रैंडम क्लास नहीं है, ये प्रॉपर जैसे आपको कोर्स पढ़ाया जाता है, जैसे पेड क्लासेस में पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ाया जाएगा। जो बच्चा एकदम शुरुआत से फॉलो करेगा उसको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें एकदम डिटेल में थ्योरी है, नियम है, फॉर्मूला है। पहले आपको नियम और फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी सवाल हैं, और ज्यादातर जो सवाल होंगे आप देखोगे कि जो प्रीवियस ईयर पैटर्न है, प्रीवियस ईयर के पैटर्न को फॉलो करते हुए सारे के सारे सवाल लेंगे। मतलब प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल पूछे गए हैं सब तरीके के सवाल को आपको इस क्लास में कवर किया जाएगा। मतलब कोई भी पैटर्न या कोई भी टाइप आपका छूटेगा नहीं। सेम यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा जीके जीएस के लिए, यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा मैथ के लिए, यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा रीजनिंग, मतलब सभी क्लासेस के लिए आपको सेम पैटर्न फॉलो करने को मिलेगा। आपको बस एक काम करना है कि ये टाइम टेबल आपको नोट कर लेना है और डेली इस टाइम टेबल पे पाठशाला रेलवे एग्जाम पे क्लास लगा लेनी है। और अच्छे से कॉपी बना लो, सारे लोग कॉपी निकाल लो, कॉपी खरीद लो, कॉपी परचेज कर लो। साथ के साथ जितनी भी हमारी क्लासें होंगी डेली की डेली नोट्स की पीडीएफ, जो हमारा बोर्ड पीडीएफ होता है, नोट्स पीडीएफ भी मिलेगा, और साथ के साथ आपको क्वेश्चन पीडीएफ भी मिलेगा, ताकि आप इनको आप प्रिंट करा के अपने पास में रख सको, और बाद में जब एग्जाम समय आए तो ये नोट्स और क्वेश्चन पीडीएफ आपको हेल्प करे तैयारी करने। ठीक, तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको
सब्सक्राइब कर लें। और ये सारी की सारी जो पीडीएफ मिलती है, हमारा एक चैनल है माई पाठशाला पीडीएफ, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मैं कमेंट सेक्शन में भी ये लिंक डलवा दूंगा टेलीग्राम का, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो रेगुलर बेसिस पे क्लासें हो उन सारी क्लासेस की क्वेश्चन की नोट पीडीएफ और क्वेश्चन की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और वीडियो को एंड करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेगुलर बेसिस पे इस क्लास को, इस सीरीज को फॉलो करिएगा, आप देखेंगे आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी नौकरी पक्का, आपको ग्रुप डी के एग्जाम में एक सीट पक्की करा देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपनी रेगुलर क्लास में शाम को 5 बजे।